नमस्कार। आज हम लोग मिलकर भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी, बहुत उलझी हुई पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि इतिहासकार बिल्कुल किसी जासूस की तरह कैसे छोटे-छोटे सुरागों को जोड़कर अतीत की पूरी कहानी तैयार करते हैं। तो चलिए, इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हजारों साल पुरानी किसी सभ्यता की कहानी आखिर बताई कैसे जाए। देखिए, इतिहास का अध्ययन सिर्फ तारीखें रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो अतीत की एक गहरी, कह सकते हैं एक जासूसी है। हमें सबूत खोजने होते हैं, उन्हें समझना होता है और फिर उन सबको एक साथ जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनानी होती है। तो हमारी ये जो ऐतिहासिक जांच पड़ताल है, इसे हमने 4 खास हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत को किन किन नामों से जाना जाता था। फिर हम जमीन के नीचे दबे सबूतों की जांच करेंगे। उसके बाद हम लिखी हुई कहानियों और ग्रंथों को देखेंगे और आखिर में इन सारे सबूतों को एक टाइमलाइन पर सेट करेंगे। किसी भी तहकीकात को शुरू करने से पहले सबसे जरूरी होता है अपने विषय को पहचानना। और भारत के मामले में इसकी पहचान इसके उन कई नामों में छिपी है जो पूरे इतिहास में बदलते रहे हैं। और पता है, हर नाम अपने आप में एक अलग कहानी कहता है। जम्बू द्वीप हमें सीधे पौराणिक भूगोल की दुनिया में ले जाता है। आर्यावर्त से आर्य संस्कृति के फैलाव का अंदाजा लगता है। भारतवर्ष राजा भरत की मशहूर कथा से जुड़ा है। इंडिया नाम यूनानियों के जरिए हम तक पहुंचा, जबकि हिंदुस्तान फारसियों की देन है, क्योंकि उनकी जुबान में सिंधु का उच्चारण हिंदू हो जाता था। है ना दिलचस्प? और ये सारी कड़ियां हमें आज तक ले आती हैं। हजारों सालों के इस लंबे सफर के बाद आज भारत के संविधान में आधिकारिक तौर पर इन 2 नामों को मान्यता दी गई है, इंडिया और भारत। ये दोनों नाम इसकी प्राचीन विरासत और आधुनिक पहचान को एक साथ दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने अपने विषय की पहचान कर ली है, तो चलिए अपनी जांच के अगले पड़ाव पर चलते हैं। अब हम उन ठोस सबूतों को देखेंगे जो जमीन पर पीछे छूट गए हैं, वो मूक गवाह जो हजारों सालों से अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं सिक्कों की दुनिया से। सिक्कों के इस वैज्ञानिक अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ये सिर्फ पुराने सिक्के जमा करने का शौक नहीं है, बल्कि ये सिक्के हमें बताते हैं कि उस दौर में राजा कौन था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, कला का स्तर क्या था। ये इतिहास के सबसे ठोस सबूतों में से एक होते हैं। इतिहासकार सबूतों को कैसे परखते हैं, इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है सिंधु घाटी की मुहरें और पंच मार्क्ड सिक्के। देखिए, एक तरफ हमारे पास सिंधु घाटी की मिट्टी की मुहरें हैं, जिनके बारे में पक्का नहीं है कि वो सिक्के थे भी या नहीं, और दूसरी तरफ हमारे पास चांदी के पंच मार्क्ड सिक्के हैं, जिन्हें भारत के पहले असली सिक्के माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि हर मिली हुई चीज को आंख बंद करके सच नहीं माना जा सकता। और ये कहानी भी ना धीरे धीरे करके ही सामने आई। 1827 में चार्ल्स मैसन को हड़प्पा में एक टीला दिखा और उन्हें शक हुआ कि यहाँ जमीन के नीचे कुछ बहुत बड़ा दफन है। फिर 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने एएसआई की नींव रखी, जिससे इन खोजों को एक व्यवस्थित तरीका मिला। और फिर कई दशकों बाद 1957 में वीएस वाकड़कर ने भीमबेटका की गुफाओं को खोज निकाला, जिससे हमें प्रागैतिहासिक जीवन की एक इनक्रेडिबल झलक मिली। ये एक ऐतिहासिक पल था, एक असली ब्रेक थ्रू। सोचिए जरा, सदियों तक अशोक के खंभों और चट्टानों पर लिखे संदेश एक पहेली बने हुए थे, लेकिन 1837 में जब जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को डिकोड कर लिया, तो मानो वो बेजान पत्थर अचानक बोलने लगे। एक ही झटके में हमें एक पूरे साम्राज्य और उसके महान राजा के बारे में कितनी सारी बातें पता चल गई। इस तरह के शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। ये एक तरह से कोड ब्रेकिंग जैसा ही काम है, जिसमें विद्वान इन प्राचीन संदेशों को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें उस समय के समाज, धर्म और शासन के बारे में सीधे जानकारी मिल सके। और फिर हमारे पास हैं ये विशाल सबूत, हमारे स्मारक, सांची का स्तूप, अजंता और एलोरा की वो अद्भुत गुफाएं और ताजमहल। ये सिर्फ खूबसूरत इमारतें नहीं हैं, बल्कि एक कला, वास्तुकला और धर्म के बारे में जानकारी का खजाना है। यही वजह है कि 1983 में यूनेस्को ने इनमें से कई को विश्व धरोहर का दर्जा दिया। चलिए, अब हम भौतिक सुरागों से आगे बढ़ते हैं और लिखित गवाहियों की दुनिया में कदम रखते हैं। ये ग्रंथ हमें कहानियां बताते हैं, दर्शन समझाते हैं, लेकिन एक अच्छे जासूस की तरह हमें इन्हें भी बड़ी सावधानी से पढ़ना होगा।
ये समझना होगा कि इन्हें किसने लिखा और क्यों लिखा। भारत के सबसे पुराने लिखित स्रोतों में वेद, उपनिषद और महाकाव्य आते हैं। वेद हमें धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं, तो उपनिषद आत्मा और ब्रह्मांड जैसे गहरे दार्शनिक सवालों में उतरते हैं, और रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य हमें उस समय के समाज और नैतिक मूल्यों की एक जबरदस्त तस्वीर दिखाते हैं। अच्छा, अब आते हैं विदेशी यात्रियों के लिखे वृत्तांतों पर। ये एक तरह से उस जमाने की आई विटनेस रिपोर्ट है। मेगास्थनीज, जो एक यूनानी था, हमें मौर्य साम्राज्य का एक बाहरी नजरिया देता है। ठीक वैसे ही चीनी यात्री फाहियान और हुएन सांग हमें गुप्तकाल और हर्षवर्धन के भारत के बारे में वो कीमती जानकारी देते हैं जो शायद हमें कहीं और नहीं मिलती। लेकिन इतिहास सिर्फ धर्म, राजनीति और लड़ाइयों के बारे में नहीं होता, ये संस्कृति के बारे में भी होता है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है भारत के शेक्सपियर कहे जाने वाले महान कवि कालिदास की ये प्रसिद्ध कहानी। तो कहानी कुछ यूं है कि एक राजकुमारी थी विद्योत्तमा, जो इतनी ज्यादा ज्ञानी थी कि उन्होंने शर्त रख दी कि वो शादी उसी से करेंगी जो उन्हें शास्त्रार्थ यानी एक ज्ञान की बहस में हरा देगा। अब हुआ ये कि कई बड़े बड़े विद्वान उनसे हार गए, तो उन्होंने बदला लेने के लिए एक साजिश रची। उन्होंने एक अनपढ़ आदमी कालिदास को एक बहुत बड़ा मौन गुरु बताकर राजकुमारी से उनकी शादी करवा दी। लेकिन सच कब तक छिपता? जब राजकुमारी को असलियत पता चली तो उन्होंने कालिदास का अपमान किया। कहते हैं कि इसी अपमान से आहत होकर कालिदास ने देवी काली की इतनी भक्ति की कि देवी ने उन्हें ज्ञान का वरदान दे दिया, और फिर वही अनपढ़ व्यक्ति भारत के सबसे महान कवियों और नाटककारों में से एक बना। तो अब हम अपनी जांच के आखिरी चरण में आ गए हैं। किसी भी जासूस के लिए सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद सबसे जरूरी काम होता है उन्हें एक क्रम में लगाना, एक टाइमलाइन बनाना, ताकि पूरी घटना साफ साफ समझ में आ सके। इतिहासकार भारतीय इतिहास को मोटे तौर पर 3 बड़े हिस्सों में बांटते हैं। प्राचीन काल, जो लगभग 700 ईस्वी तक चला। फिर आता है मध्यकाल, जो मुगल साम्राज्य के पतन के आसपास 1707 तक माना जाता है, और उसके बाद से लेकर आज तक का समय आधुनिक काल कहलाता है। चलिए जरा प्राचीन काल को और करीब से समझते हैं, क्योंकि यहीं पर सबूतों का प्रकार बदलता है। प्रागैतिहास यानी वो समय जब लिखने पढ़ने का कोई सिस्टम ही नहीं था, सिर्फ पत्थर के औजार और गुफाओं में चित्रकारी मिलती है। फिर आता है आद्य इतिहास, जहां लिपि तो है, जैसे सिंधु घाटी की, पर अफसोस हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। और आखिर में इतिहास का दौर तब शुरू होता है जब हमारे पास ऐसे लिखित रिकॉर्ड होते हैं जिन्हें पढ़ा और समझा जा सकता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो है सबूतों का प्रकार। यही तय करता है कि हम किसी काल को कैसे समझते हैं। हमारा सफर मूक पत्थरों से शुरू होता है, फिर हम उन रहस्यमयी प्रतीकों तक पहुंचते हैं जिनका मतलब हम नहीं जानते, और आखिर में उन ग्रंथों तक पहुंचते हैं जो सीधे हमें अतीत के लोगों के विचारों से जोड़ते हैं। तो अब तक मिले सबूतों के आधार पर हमने अतीत का एक नक्शा तो बना लिया है, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कौन जाने सिंधु घाटी की वो लिपि जिसे पढ़ा नहीं जा सका, या जमीन के नीचे दबे वो अनगिनत शहर और गांव, अगला बड़ा सुराग कहाँ छिपा है? वो सुराग जो हमारे इतिहास की पूरी समझ को ही बदल कर रख सकता है। ये जांच हमेशा जारी रहती है।